हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स ट्री। मेरा नाम अंशुल गुप्ता है। आज मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटॉन्स यानी लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है। ओके, कैसे प्रूव करता है ये देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में एक मेटल प्लेट के ऊपर फोटॉन्स को गिराया जाता है। फोटॉन्स की एनर्जी कितनी लिख सकते हैं हम? hc बाई लैम्डा या h न्यू। ये दोनों फॉर्मूले हैं एक फोटोन की सिंगल की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, hc बाई लैम्डा या h न्यू। यहां पर न्यू क्या होता है? न्यू होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, लैम्डा होता है उसकी वेवलेंथ। तो अगर आपको फोटोन की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पता है तो आपको पता है कि यहां से कितनी एनर्जी आ रही है। जब ये एनर्जी इस मेटल प्लेट पे गिरेगी तो ये फोटोन इस मेटल प्लेट के अंदर एंटर करेंगे। फोटोन बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, दे कैन एंटर एनी सरफेस। तो जब ये सरफेस को एंटर करेंगे तो मेटल के अंदर क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, अपने अपने प्रोटॉन से कनेक्टेड है, अटैच्ड है। ये मेटल प्लेट के अंदर तो घूम सकते हैं, लेकिन जब ये फोटोन एनर्जी लेके इन इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो देयर इज अ चांस कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके बाहर आ जाए। मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले और ये कूद के मेटल प्लेट के बाहर आ जाए और इधर उधर भागने लग जाए। तो इस केस में अपने को क्या समझना है कि जितनी एनर्जी आई, किसकी एनर्जी आई? फोटोन की। वो दो पार्ट्स में बटी। एक तो वो इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने में खर्च हो गई, इसको हम साई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो बच गई एनर्जी वो कहां गई? वो इलेक्ट्रॉन के पास गई उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो मान लो यहां से 100 जूल आई और मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने में 20 जूल खर्च हो गई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके निकलेगा, ये कितनी एनर्जी लेके निकलेगा? ये मैक्सिमम 80 जूल एनर्जी लेके निकलेगा। मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं? हर बार 80 लेके क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसके फ्री होने के बाद भी इसके दूसरी चीजों के साथ बहुत सारे कोलिजन हो सकते हैं। तो 100 जूल एनर्जी आई, 20 खर्च हो गई, इसको 80 मिली और 80 में से इसने बहुत सारी इधर उधर कोलिजन में खर्च कर दी। तो ये बाहर 80 लेके भी निकल सकता है, 80 से कम लेके भी निकल सकता है और 10, 20 या बिल्कुल 0 लेके भी बाहर आ सकता है। तो ये जो 80 जूल है, ये इस एनर्जी, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, कुछ के पास होगी। उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों, जितना इनपुट आया उसका एक पोर्शन खर्च हो गया, स्पेंड हो गया, और दूसरा पोर्शन किसको मिल गया? इलेक्ट्रॉन को। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है, इसको बोलते हैं मेटल का वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। और जो बच गई ये एनर्जी किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स की। ये एनर्जी कौन लेके आए? फोटॉन्स। इतनी कहां खर्च हो गई? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल के अंदर। और बची हुई काइनेटिक एनर्जी किसको मिल गई? इलेक्ट्रॉन्स को। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोल देते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, लोग सोचते हैं कि ये कोई नई प्रजाति है, कुछ नया है। नहीं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको फोटॉन्स ने जनरेट किया। फोटॉन्स आए, अपनी एनर्जी खर्च की और इलेक्ट्रॉन जनरेट किए। आई बात समझ में? तो इनकमिंग इज इक्वल्स टू स्पेंट प्लस रेजिडुअल एनर्जी। इतनी आई, इतनी खर्च हो गई, इतनी बच गई। आ गई बात समझ में? अब सबसे जरूरी बात इस इक्वेशन की, ये फॉर्म की जगह 1, 2, 3, 4 और फॉर्म बनती है। और भी बहुत सारी बन सकती है, इनको आपस में एक्सचेंज करके। आप लोग उसमें कंफ्यूज होते हो कई बार, तो ध्यान से समझना कि इतनी एनर्जी कम से कम फोटोन को लेके आनी है ताकि वो इलेक्ट्रॉन को फ्री करा सके। तो मैंने पूछा कि इस एनर्जी वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो इस एनर्जी को किससे इक्वेट कर दिया? एक फोटोन की एनर्जी से। तो फाई इज इक्वल्स टू h न्यू नॉट करने से ये कौन से फोटोन की एनर्जी मिल गई? उस फोटोन की जो मिनिमम एनर्जी पर भी एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा। तो फाई इज इक्वल्स टू h न्यू नॉट से हमको मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए फोटोन की?
वो पता चल गई। समझ में आती है बात। और फाई इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा नॉट से हमको क्या पता चल जाएगा, जो इनकमिंग फोटोन है उसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए टू फ्री अ इलेक्ट्रॉन। इस फ्रीक्वेंसी को हम बोल देंगे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी और इस वेवलेंथ को थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए तब एनर्जी सफिशिएंट होगी, और वेवलेंथ थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए तब एनर्जी सफिशिएंट होगी टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात। तो इस इक्वेशन को पहली फॉर्म कौन सी बनी, E की जगह h न्यू किसकी एनर्जी है, फोटोन की। इनकमिंग फोटोन की इतनी एनर्जी, इतना वर्क फंक्शन खर्च हो गया, इतना पार्ट, और बची हुई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन को और क्या लिख सकते हैं, सेकेंड फॉर्म में लिखते हैं h न्यू इज इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv मैक्स स्क्वायर। ये क्या किया, वर्क फंक्शन को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख दिया। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो मिनिमम चाहिए टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इतनी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए चाहिए। ओके, तीसरी फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एच न्यू की जगह एच सी बाई लैम्डा, वर्क फंक्शन की जगह एच सी बाई लैम्डा नॉट, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी आई, इतनी खर्च हो गई और इतनी इलेक्ट्रॉन के पास बच गई। इसके बाद एक और चीज बस पता होनी चाहिए आपको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। बच्चों स्टार्टिंग में तो फोटॉन्स इस पे गिराए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, वो आगे भागे। अगर वो यहां तक पहुंच गए दूसरी प्लेट तक तो क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आ जाएगी। किसी ने बोला कि हम इन इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे नापे, हमें तो ये दिखाई नहीं दे रहे जाते हुए। तो इस गैल्वेनोमीटर को हटा के इसकी जगह क्या लगा देंगे, इसकी जगह एक बैटरी लगा देंगे, वो भी निगेटिव पोटेंशियल में। निगेटिव मतलब जो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बना दे और यहां पर निगेटिव चार्जेस लगा दे। इससे क्या होगा बच्चों, अब यहां से यहां तक, पहली प्लेट से दूसरी प्लेट तक एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया जो कि इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। अब यहां से यहां तक ये पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स को स्लो डाउन करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगा और इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा। तो इस बैटरी की वजह से अब इन इलेक्ट्रॉन्स को सामने पहुंचने में, इलेक्ट्रॉन ना बच्चे नेगेटिव है, नेगेटिव के पास आने में मुश्किल होने लग जाएगी। हमें देखना है कि कितना पोटेंशियल लगा है कि एक भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक ना पहुंच पाए। उससे हमें पोटेंशियल की वैल्यू से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रीचिंग अनदर प्लेट। कितना पोटेंशियल लगाए कि इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट तक ना पहुंच पाए। भाई वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पता है आपको, और पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन को मैं लिख सकता हूं चार्ज इनटू पोटेंशियल। इतना वर्क करूं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर से कहां पहुंच जाए, 0। इस इक्वेशन से जो पोटेंशियल आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इतना पोटेंशियल लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर से 0 पहुंच जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों बहुत छोटा होता है, उसकी एनर्जी देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज कर करके हम इस इक्वेशन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। तो के मैक्स की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, ईवी स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये 4 इक्वेशन बन गई बच्चों, इन 4 में से ही एक इक्वेशन पर आएगा और मोस्ट प्रोबेबली इसी पर आएगा। आई बात समझ में। एक बार फिर से बता देता हूं, फोटोन एनर्जी लेके आते हैं, वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जो खर्च हो जाती है, बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है, उनको रोकने के लिए जो पोटेंशियल लगाना पड़ता है उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। इतना सा ही कंसेप्ट है, इसी पर क्वेश्चन पूछे। बच्चों सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक का एक ग्राफ मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगता है। मैंने आपको बताया कि फोटोन्स आके मेटल प्लेट एनर्जी का एक पोर्शन खर्च हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कराने में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाता है उनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अब जब इलेक्ट्रॉन्स दौड़ के जाते हैं, इस प्लेट से टकराते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाता है। अब अगर सिर्फ करंट देखना है, मतलब हमने ये एक्सपेरिमेंट ऑन कर दिया, 2 सेकंड के लिए मानो यहाँ पे कोई बैटरी कुछ नहीं लगाई है, बस एक गैल्वेनोमीटर लगा के छोड़ दिया, तो क्या बिना बैटरी के भी इस सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा? बैटरी याद है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाती थी करंट के फ्लो होने के लिए, यहां पर कोई और फोर्स लगा रहा है, सही बात है। ये फोटॉन्स आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे
इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहे हैं। तो इन फोटॉन्स के दम पर बिना बैटरी के भी ये इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर पहुंच जाएंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो बच्चों अगर मैं इस सर्किट का करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बनाऊं, VI या IV ग्राफ बनाऊं, तो अगर मैंने वोल्टेज 0 भी लगाया तो भी करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। ये बात समझ में आती है? बिना वोल्टेज लगाए भी करंट थोड़ा बहुत फ्लो हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फोटोन आके इलेक्ट्रॉन्स को फी करा दिए और उनको कुछ काइनेटिक एनर्जी भी दे दी, उसकी वजह से वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर। अगर मैं वोल्टेज लगा के थोड़ी सी हेल्प कर दूं इन इलेक्ट्रॉन की, तो कैसे हेल्प कर सकता हूं? ये बैटरी जैसी बनाई हुई है इसकी उल्टी लगानी पड़ेगी, ऐसी लगानी पड़ेगी। इधर लो पोटेंशियल, इधर हाई पोटेंशियल, मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज करने पड़ेंगे इस प्लेट पर और इस प्लेट पर नेगेटिव करने पड़ेंगे। अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया, जिसको पॉजिटिव पोटेंशियल बोल रहे हैं, जीरो पोटेंशियल पे करंट की कुछ वैल्यू आई। अगर मैं इस बैटरी का EMF अब इंक्रीज करूं, इस डायरेक्शन में इंक्रीज करूं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आते जाएंगे। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे किसी भी डायरेक्शन में निकले वो, पर इस तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे तो उनके इस प्लेट पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती जाएगी। कुछ तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे और कुछ घूम घाम के पहुंच जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं बैटरी का पोटेंशियल इस तरफ पॉजिटिव को इंक्रीज करूंगा, करंट की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन एक लिमिट के बाद करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? अरे भाई, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, एकदम बेकार उल्लू इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहे थे, ये भी इधर पहुंचने लग जाएंगे, तो फिर वोल्टेज बढ़ाने से कोई खास फायदा नहीं होगा। क्योंकि अब करंट कैसे बढ़े? सारे इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रहे थे सब इधर पहुंचने लग गए। जितने फोटॉन्स आए, हर फोटॉन ने इलेक्ट्रॉन जनरेट कर दिया और सारा इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचने लग गया। उसके बाद वोल्टेज बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, फिर करंट और ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो किसी भी लाइट रे, जो भी लाइट की बीम इस मेटल पे पड़ रही है, उस लाइट बीम की इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हुए, ये क्या है बच्चों? उस लाइट रे की इंटेंसिटी, ठीक है? इंटेंसिटी जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, जब तक एक्स्ट्रा फोटोन नहीं लेके आएंगे ऊपर से, तब तक वोल्टेज बढ़ाने से करंट एक लिमिट से ऊपर नहीं जाएगा। और अगर हमने उल्टा वोल्टेज लगा दिया, मतलब क्या किया बच्चों? उल्टा वोल्टेज कैसे? जैसे मैंने इनिशियली बना रखा था, इस तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अब क्या होगा बच्चों? अगर उल्टा बैटरी कनेक्ट कर दिया तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गए। अब इलेक्ट्रॉन्स का यहां पहुंचना मुश्किल होता जाएगा, बेचारा जाएगा और स्लो डाउन होने लग जाएगा। बेचारा जा रहा होगा घूमते हुए और ऐसे वापस चला आएगा। तो अगर इधर नेगेटिव चार्ज लगा दिए तो इलेक्ट्रॉन का उस प्लेट पे पहुंचना टफ होता जाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस लगाए तो क्या होगा? करंट की वैल्यू कम होने लग जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि पोटेंशियल इतना हाई कर देंगे हम यहां से यहां तक कि बेचारा जो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर भी वो पोटेंशियल इतना वर्क कर देगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके गया था इलेक्ट्रॉन, वो भी बेचारा रुक गया। क्यों? क्योंकि उस पे हमने वर्क डन कर दिया उसकी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन को हम QV लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को KE मैक लिख सकते हैं, क्योंकि फाइनली तो हमें जीरो करानी है रोकने के लिए। और इससे स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस V को क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया KE मैक बाय Q, जिसको हम और इस Q की वैल्यू E पुट कर सकते हैं। तो EV स्टॉपिंग किसके बराबर हो गया? KE मैक। तो बच्चों अगर पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट पे पहुंचने लग जाएंगे और कम करते जाएंगे तो इवेंचुअली कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा। इस ग्राफ को अच्छे से समझ। इंटेंसिटी की वजह से देयर इज अ अपर लिमिट ऑफ करंट, और एनर्जी की वजह से सिंगल एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की वजह से देयर इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, और अगर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। आई नो ऐसे समझ में नहीं आता है, तो मैंने उसका ग्राफ भी ड्रॉ किया हुआ है। मान लो बच्चों ये एक्सपेरिमेंट मैंने 2 बार किया, ओके, 2 बार किया। दोनों बार मैंने लाइट की अलग अलग इंटेंसिटी यूज करी, ठीक है।
दोनों बार लाइट की वेवलेंथ सेम रखी, वेवलेंथ बच्चों वेवलेंथ सेम रखी तो फ्रीक्वेंसी भी सेम रखी, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही होती है, c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है। तो लाइट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मैंने सेम रखी, मतलब सेम टाइप का फोटोन भेज रहा हूं, लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग कर दी। तो जिस केस में इंटेंसिटी ज्यादा होगी उस केस में ज्यादा फोटॉन्स आएंगे। तो अगर I2 ग्रेटर देन I1 है, I2 के केस में सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा, I1 के केस में सैचुरेशन करंट कम होगा। इसको अच्छे से समझ लो, ज्यादा फोटोन आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा। लेकिन चूंकि सभी फोटॉन्स की दोनों केस में I1 I2 दोनों केस में मैंने क्या चीज सेम रखी है, वेवलेंथ सेम रखी है। देखो दोनों में लैम्डा लैम्डा लिखा है। वेवलेंथ अगर सेम है तो इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी मैंने सेम रखी है, ये वैल्यू सेम है दोनों केसेस में, दोनों मेटल प्लेट भी सेम रखी है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सेम रहेगी और इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम रहेगा दोनों केस में। अगर इंटेंसिटी अलग अलग है पर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा पर सैचुरेशन करंट अलग अलग रहेगा। समझ में आ गई बात बच्चे? इसका उल्टा केस भी हो सकता है, फिगर ड्रॉ कर लो, खुद से ड्रॉ करोगे तो समझ में आ जाएगा। इसका उल्टा कैसे हो सकता है, अगर एक बार फिर से मैं एक्सपेरिमेंट करूं और दो अलग अलग लैब में दो अलग अलग इक्विपमेंट में करूं, पर इस बार दोनों में लाइट की वेवलेंथ अलग अलग, ये जो फोटोन आ रहा है इसकी एनर्जी दोनों केस में अलग अलग डिफरेंट, एक में λ1 एक में λ2, एनर्जी कितनी होती है hc बाई लैम्डा, यहां पे लिख देता हूं hc बाई लैम्डा या h न्यू भी लिख सकते। तो दोनों में अगर वेवलेंथ अलग अलग है पर दोनों में इंटेंसिटी सेम है, नंबर ऑफ फोटॉन सेम है, तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम बनेंगे, सैचुरेशन करंट दोनों में सेम जाए। लेकिन सैचुरेशन करंट सेम होते हुए भी दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि जिस केस में वेवलेंथ छोटी है, मान लो इस केस में वेवलेंथ कौन सी छोटी होगी बच्चों, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, जिसमें वेवलेंथ छोटी होगी उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, वेवलेंथ छोटी एनर्जी ज्यादा। तो वेवलेंथ जिसमें छोटी उसमें फोटॉन की एनर्जी ज्यादा है, अगर फोटॉन ज्यादा एनर्जी का आएगा तो इलेक्ट्रॉन भी तो ज्यादा एनर्जी का प्रोड्यूस करेगा, अगर ये हाई तो ये हाई, और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी का होगा तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, नेगेटिव में ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसका ज्यादा है V2 का, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी फोटॉन की एनर्जी ज्यादा होगी और उसकी फोटॉन की वेवलेंथ कम होगी। तो λ2 विल बी लेस देन λ1। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखता, इसकी ν2 है फ्रीक्वेंसी, इसकी ν1 है, तो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ν2 विल बी ग्रेटर देन ν1। आई बात समझ? अगर इंटेंसिटी सेम रखते हैं पर वेवलेंथ अलग अलग रखते हैं, इंटेंसिटी सेम रहने से सैचुरेशन करंट तो सेम रहेगा पर वेवलेंथ के अलग अलग होने से इंडिविजुअल फोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। जिस केस में एनर्जी ज्यादा है उसमें ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। आई बात समझ में? दोनों केसेस आपको क्लियर होने चाहिए, फिर से देख लो, तीसरी बार देख लो, पर जब तक क्लियर ना हो जाए रिपीट जरूर कर लो। ओके, एक बार खुद से ड्रॉ कर लोगे तो पक्के से याद रहेगा। आगे देख, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बच्चों कुछ और भी एक दो ग्राफ्स आ सकते। ये इक्वेशन क्या कहती है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको घुमा के एनर्जी ऑफ फोटोन को h न्यू लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन को h न्यू नॉट लिख सकते हैं, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी नीडेड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। और इसी के ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्या? ग्राफ बनाइए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन के ऊपर, मतलब इन इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन इन फोटोन की फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं, जो फोटोन आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का कंपैरिजन हो रहा है। ऑब्वियसली ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इसका कंपैरिजन बनता है। तो इस केस में अगर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाने को आए तो जिस चीज को आप y एक्सिस पे ले रहे हो उसको इक्वेशन में अलग करो, सेपरेट करो। कैसे सेपरेट करोगे भाई? ये है ke मैक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? h न्यू माइनस h न्यू नॉट। h न्यू नॉट क्या है? 5।
तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज फोटोन की एनर्जी माइनस जो मेटल से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में एनर्जी वेस्ट हो गई। ये अकेले आ गया वाई एक्सिस वाला, तो इसको वाई से कंपेयर कर लो। वाई इज इक्वल्स टू एक्स एक्सिस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी न्यू, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब इसको कंपेयर करने से m की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, h, और m क्या होता है बच्चों, स्लोप, और स्लोप क्या होता है बच्चों, tan थीटा। तो अगर कोई इसके ग्राफ के एंगल का tan पूछ ले तो छोड़ के मत आना, क्या वैल्यू होगी उसकी, h। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ का स्लोप h होता है, रखने की कोशिश मत करना, 1 सेकेंड लगता है यहां से यहां, ओके। और अगर y इंटरसेप्ट मतलब समझते हो तो c जो है y इंटरसेप्ट होता है, कितना हो जाएगा y इंटरसेप्ट, -5। बच्चों यहां पे डॉटेड ग्राफ बनाएंगे, पता है क्यों, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है तो एक भी फोटोन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करा पाएगा। तो इस साइड में एक्चुअल में यहां पे कोई ग्राफ नहीं है, उसके बाद ही ग्राफ शुरू हो। समझ में आई बात, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो वो फोटोन एक भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करा पाएगा। ये भी ग्राफ देख लेना, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। एक और ग्राफ बताना है, इसमें तुम देख के बोलोगे कि सर ये तो सेम ग्राफ दोबारा बना दिए, सेम नहीं है, ध्यान से देखना। इस बार स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं ना बार बार, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटोन की फ्रीक्वेंसी के बीच कंपैरिजन है। तो जो केई का ग्राफ बनाया था उससे एक स्टेप एक्स्ट्रा है। क्या एक स्टेप एक्स्ट्रा है, इस बार y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में स्टॉपिंग पोटेंशियल को इधर रखना है। तो ये तो हमारी रही जनरल इक्वेशन, इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ E का मल्टीप्लाई हो रखा है, क्योंकि के मैक्स को हम Q इंटू V लिखते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को अकेला लाने के लिए E से डिवाइड करना पड़ेगा पूरे में। तो h न्यू लिख दिया मैंने, hc बाई लैम्डा भी लिख सकता था, h न्यू बाई E हो जाएगा। इसको कितना लिख दिया, h न्यू बाई ये E आ गया, और ऐसे ही इसको क्या लिख दिया, फाई। कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, ये सारे इक्वल हैं, ये सारे इक्वल हैं, ये सारे इक्वल, ओके। तो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू h बाई ई इंटू न्यू माइनस 5 बाई ई लिख दी। अब कोई पूछे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन का स्लोप कितना होता है, तो इसमें स्लोप कितना आएगा, h बाई ई आएगा। अब देखो दोनों ग्राफ बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, पर स्लोप दोनों का अलग अलग आ रहा है। आप रट के जाओगे, एक का आएगा दूसरे का मार्क करके आओगे। उससे अच्छा इस इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करना सीख लो। और अगर लगता है नहीं ही कर सकते तो भैया एक हफ्ते बाद एग्जाम है, याद कर लो, मजबूरी की बात हो जाती है, ओके। पर छोड़ना नहीं इन दोनों कंसेप्ट, ठीक है। एक और चीज, इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ अ फोटोन। अगर फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़े तो बोलोगे सर फॉर्मूला तो सिंपल सा है, E इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा। हाँ, E इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा में वैल्यू बड़ी खतरनाक पुट करनी पड़ती है। h की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 34 है, c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 है, और ये सब कैलकुलेट करके ये जूल में आएगा। लैम्डा को इसमें मीटर में पुट करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट्स में आएगा, जूल में आएगा आंसर। पर हमें क्वेश्चन में ज्यादातर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए होता है। इसको जब कन्वर्ट करते हैं फाइनल आंसर बड़ा आसान आता है। अगर आपको एनर्जी ऑफ फोटोन चाहिए, किसकी चाहिए, फोटोन की एनर्जी, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 1240 डिवाइड बाई फोटोन की वेवलेंथ इन नैनोमीटर। ये बहुत टाइम बचाएगा एग्जाम में, 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, और इसका आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर 12400 डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ये दोनों एक ही बातें लिखी है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। इससे भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। एक एग्जांपल देख लो, इफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 31 नैनोमीटर इज यूज्ड एंड काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो सिंपल सा है, फोटोन की एनर्जी निकालो, कितनी होगी, 1240 डिवाइड बाई 31। अगर नैनोमीटर में पुट करोगे तो ये आएगा 4 टाइम्स कट के 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आया, और तब भी इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दे पाया, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां खर्च हो गई, वर्क फंक्शन में। इक्वेशन लिख लो, E इज इक्वल्स टू 5 प्लस के मैक्स, ओके। E की वैल्यू 40,
पाई कैलकुलेट करना है, के मैक्स 25, पाई की वैल्यू आ गई 15 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आए तो गलती से भी छोड़ के मत आना। जिसमें आप लोग गलती करते हो वो यूजुअली रहता है हाउ टू डील विद परसेंटेज इंक्रीज ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि एक एग्जांपल है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज डबल्ड देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर देन डबल, इक्वल टू डबल और लेस देन डबल। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले तो लिख लो वैल्यूज। E इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। E की वैल्यू कितनी होती है, h न्यू। अगर इसको डबल किया तो एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो बच्चों बेस्ट तरीका इसका ये है कि बिना किसी मेहनत के करना है, हमेशा कुछ वैल्यू अज्यूम कर लो। मान लो 100 एनर्जी लेके फोटोन आया, 20 खर्च करनी पड़ी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कितनी मिलेगी, 80। अब दूसरे केस में मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज डबल्ड, डबल करी तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर एनर्जी फोटोन की डबल हो गई तब भी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में तो उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। दैट इज लाइक आप टोल पे आ रहे हो और पेमेंट करनी है, आप बहुत सारे पैसे लेके आओ या बहुत थोड़े से पैसे लेके आओ, पेमेंट तो आपको फिक्स ही करनी है ना। तो वर्क फंक्शन बिल्कुल वैसा ही है। 200 रुपए लेके आए तब भी 20 रुपए देने पड़ेंगे, 100 रुपए लेके आए तब भी 20 रुपए देने पड़ेंगे। तो 200 एनर्जी लेके आया फोटोन, 20 एनर्जी उसको खर्च करनी पड़ी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में। बाकी बची हुई एनर्जी 180 किसको दे देगा, वो इलेक्ट्रॉन को। तो आपने यहां पे डबल किया एनर्जी ऑफ फोटोन, आपने डबल किया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बच्चों, 80 का 180, मोर देन डबल। समझ में आया बच्चों, ये सही हो जाएगा। वैल्यू लग के कर लेना, 2 पैसे का क्वेश्चन है, वैल्यू लगा के, वरना जबरदस्ती प्रूव करते बैठोगे, गलत हो गया तो अलग गुस्सा करोगे। एक और क्वेश्चन देख लो, इफ वी वांट टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 30%, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 30% से इंक्रीज करनी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन शुड बी इंक्रीज्ड बाय। इसको कैसे करें, चलो देख लेते हैं। किसको इंक्रीज करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले इक्वेशन लिखो, E इज इक्वल्स टू, अगर परसेंटेज में आपका हाथ थोड़ा तंग हो तो क्या करना पड़ेगा, तो भी हो जाएगा। मान लो 100 एनर्जी लेके आया था, 20 खर्च कर दिया इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने में, 80 इलेक्ट्रॉन को दे रहा था। अब ये काइनेटिक एनर्जी कितने से इंक्रीज करनी है, 30%। बच्चों पता है 80 का 30% कितना होता है, 80 इंटू 30/100 24 होता है। 80 में 24 ऐड करो तो कितना हो गया, 104 करना है। फ्री करने में तो अभी भी उतनी एनर्जी देनी होगी, तो लेके कितना आना पड़ेगा, 124। यहां पर कितना परसेंट इंक्रीज किया था, 30% प्लस 30%। और यहां पर इसके लिए हमको फोटोन की एनर्जी कितने परसेंट इंक्रीज करनी पड़ी, 100 का 124 हो गया बच्चों, 24 एक्स्ट्रा आया, दैट 24%। 100 लेने में बहुत फायदा है, 100 का 124 यानी 24 का इंक्रीज, 24 100 का 24% ही है, तो 24% ही इंक्रीज करना पड़ा। आंसर क्या होगा, लेस देन 30%। इज दैट ऑल्सो क्लियर, आगे देखते। दूसरा टॉपिक है इसमें मोमेंटम ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल। एक्चुअली ये डी ब्रॉगली प्रिंसिपल है बच्चों। मोमेंटम ऑफ फोटोन की बात कर रहे हैं, मतलब एक वेव के मास की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, और वो वेव कौन सी है, लाइट वेव। ऐसे ही अगर वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो हम वेव नेचर ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ज्यादातर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की ही बात कर। तो दीज टू टॉपिक्स आर लाइक, यहां पर पहले में हमने वेव का पार्टिकल नेचर देखा और दूसरे में हमने पार्टिकल का वेव नेचर देखा। दोनों इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी इजी टू रिमेंबर। फोटोन के लिए हम वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी पता होनी चाहिए, E इज इक्वल्स टू hc/λ। अगर हम आइंस्टाइन की थ्योरी इक्वेशन E इक्वल्स टू mc² से इसको कंपेयर करें तो E इक्वल्स टू hc/λ इज इक्वल्स टू E इक्वल्स टू mc² विल गिव माई mc, मास इनटू वेलोसिटी, ये कितना है, मोमेंटम, इज इक्वल्स टू h/λ। यानी मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूं, फोटोन का मोमेंटम है h/λ। फोटोन का मोमेंटम है, इट मींस इट हैज सम मास, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन।
फोटोन का मोमेंटम एकदम क्लियर होना चाहिए। डी ब्रॉगली बोले कि ये फोटोन के लिए ट्रू है तो ये बाकी चीजों के लिए भी ट्रू होगा। मतलब अगर फोटोन का मोमेंटम है तो जिन चीजों का मोमेंटम है उनकी वेवलेंथ भी होगी। इसी को घुमा के अगर तुम देखो तो लैम्डा इक्वल्स टू h/p आ रहा है। डी ब्रॉगली बोले कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एवरीथिंग हैज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एक्चुअली हिज मीनिंग वाज एवरीथिंग हैज अ वेवलेंथ, उन्होंने अपना नाम चिपका दिया। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एवरी पार्टिकल, भाई फोटोन की तो एक्चुअल में वेवलेंथ होती है, वो तो वेव है। इन्होंने बोला हर पार्टिकल की भी एक वेवलेंथ होती है और उसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलेंगे और उसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p यानी h/mv। तो h/mv क्लियर होना चाहिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये हर एक फास्ट मूविंग पार्टिकल के लिए वैलिड है। एक्चुअली ये हर एक मूविंग पार्टिकल के लिए वैलिड है, पर फास्ट मूविंग होगा तभी इसकी वैल्यू दिखाई देगी। ओके, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का नॉर्मल फॉर्मूला है h/mv। अब नॉर्मल फॉर्मूला, भाई mv मोमेंटम होता है, इसको और क्या लिख सकते हैं, √2m/ke अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना है। भाई काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² पुट करोगे, हाफ से 2 गया, m² v² का रूट mv आ गया। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर रख सकते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। जब किसी चार्ज को किसी पोटेंशियल डिफरेंस से रन कराते हैं तो वर्क डन हो जाता है QV और वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो QV को भी हम काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख सकते हैं। तो डी ब्रॉगली के 3 फॉर्मूले हैं, h/mv, h/√2m/ke और h/√2m/qv। जब दो पार्टिकल की सेम काइनेटिक एनर्जी हो तो इसको यूज करना, जब दो पार्टिकल को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से रन करा रहे तो इसको यूज करना, जब दो पार्टिकल्स का सेम मोमेंटम है तो इसको यूज करना, और बाकी सारे केसेस में भी इसको ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन और ज्यादा करनी पड़ेगी, बट हाँ ये दोनों एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। ये फोटोन के लिए है और ये बाकी सारे मूविंग पार्टिकल। ओके, क्वेश्चन देखते हैं इस पर। सबसे सिंपल, अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैज सेम काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ। फोटोन की तो काइनेटिक एनर्जी क्या, फोटोन की तो एनर्जी होती है वेव की पार्टिकल, तो उसकी एनर्जी E मानते हैं तो E की वैल्यू हम hc/λ लिख सकते हैं और लैम्डा कितनी आ गई, hc/e। जबकि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी लिख सकते हैं, h/mv लिख सकते हैं, पर मैंने यहां पर √2m/ke लिखा है। क्यों, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करनी है। इस केस में जो फोटोन की एनर्जी E है वही सेम काइनेटिक एनर्जी किसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास। तो मैंने सेम रखने के लिए वेरिएबल को ke की जगह E लिख दिया। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गई h/√2me। अब मुझे इन दोनों का रेशियो चाहिए तो रेशियो ले लिया गया, λ/λd, दिस इज द रेशियो। आप खुद से भी करके देख सकते हो डिवाइड। तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है इसका, फोटोन एंड अ इलेक्ट्रॉन हैज सेम काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ। को जरूर क्लियर रखना, खुद से एक बार कैलकुलेट कर लेना। एक और क्वेश्चन डी ब्रॉगली पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इफ अ प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम स्पीड, कंपेयर देयर वेवलेंथ। तो इनमें क्लियर विनर कौन होगा, क्या फॉर्मूला है, λd इज इक्वल्स टू h/mv। मैंने क्या चीज सेम दी हुई है, सबकी सेम स्पीड। मैं सेम मोमेंटम भी दे सकता हूं, अलग अलग ऑप्शन है। मोमेंटम सेम दूंगा तो सबकी वेवलेंथ सेम हो जाएगी क्योंकि h/mv है। तो मैंने सेम स्पीड दी है, यानी कौन डिसाइड करेगा, ये तो सेम है सबके लिए, v तो सबके लिए सेम है, m सबके लिए अलग अलग आएगा। तो m के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, जिसका m सबसे कम उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर m जो इलेक्ट्रॉन का है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, m जो इलेक्ट्रॉन का है, माय मिस्टेक, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपको आई होप पता भी हो, 9.1 इंटू 10⁻31 है, जबकि मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग इक्वल होते हैं और वो 6.6 इंटू 10⁻27 होते हैं। तो लगभग 2-4 हजार गुना बड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है, इसलिए उसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी आएगी। उसके बाद उससे कम आएगी प्रोटॉन, और सबसे ज्यादा मास है अल्फा पार्टिकल का, तो उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी आएगी। इसको तुम रट नहीं सकते। आज मास सेम स्पीड बोला है, कल को सेम मोमेंटम बोलेंगे, परसों सेम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। अपना दिमाग थोड़ा सा चलाना पड़ेगा, थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर लाइट किसी सरफेस पे गिर रही है तो उसकी वजह से कितना प्रेशर पड़ेगा। तो दो केस लेता हूं, एक जिसमें लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, हाई इंटेंसिटी की लाइट आ रही है और स्क्रीन के ऊपर गिर रही है, गिरेगी तो
मोमेंटम जो कि इनिशियली mv इज इक्वल्स टू h बाई लैम्डा है, वहां से कितना हो जाएगा, 0। किस केस में, एब्जॉर्ब हो रही है। अगर मोमेंटम mv से 0 हो गया तो चेंज इन मोमेंटम mv माइनस 0 हो गया। लाइट के लिए वेलोसिटी को c लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम एक फोटोन का, अगर वो आके एब्जॉर्ब होके रुक गया, यहां पर एक फोटोन का मोमेंटम चेंज mv हो गया। तो टोटल फोर्स कितना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम कैसे कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम हो गया टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टोटल टाइम। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, nmv बाई टी, और mv को क्या लिख सकता हूं, आज ही बात करी है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, h बाई लैम्डा, तो nh लैम्डा बाई टी। ये हो गया फोर्स। ये सारी वैल्यूज तो गिवन नहीं होंगी, क्वेश्चन में क्या गिवन है, इंटेंसिटी। तो बच्चों इसको इंटेंसिटी की टर्म में कैसे लाना है देख लो। इंटेंसिटी का होता फॉर्मूला एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एरिया और टाइम तो ऐसे ही लिख दिया। एनर्जी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जितने आ रहे हैं इनटू एक फोटोन की कितनी एनर्जी होती है, hc बाई लैम्डा। तो ये I इंटू ए को उधर भेज दिया और c को उधर भेज दिया, तो बचा क्या, nh बाई लैम्डा टी। ये एक बार खुद से कर लो, यहां से यहां तक का कन्वर्जन जिंदगी भर याद रहेगा। I a बाई सी की वैल्यू आई nh बाई लैम्डा इंटू टी, जो कि किसके बराबर थी, फोर्स के बराबर। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया I a बाई सी। और अगर एरिया को भी लेफ्ट में ले आओगे तो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू I बाई सी। तो अगर लाइट I इंटेंसिटी की आके एब्जॉर्ब हो जाती है तो प्रेशर कितना डालेगी वो एक सरफेस पे, I बाई सी। रट लो या समझ लो, दो बार अगर खुद से लिख दोगे इतना काम तो खुद से हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो I बाई सी अगर एब्जॉर्प्शन होता है, अगर रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होगा, सेकंड केस में मैंने लाइट को रिफ्लेक्ट करा लिया I और 100% रिफ्लेक्ट होके वापस भी जा रही है, तो उस केस में बच्चों चेंज इन मोमेंटम, अगर कोई mv से आगे गया और mv से पीछे जा रहा है तो चेंज इन मोमेंटम 0 नहीं होता, 2mv होता है। ये चीज अब तक पता होनी चाहिए। अगर कोई mv से आगे जा रहा है फिर mv से पीछे चला गया तो चेंज इन मोमेंटम डबल ऑफ mv हो गया। फोर्स निकालेंगे n इंटू डेल्टा पी बाई टी, सब कुछ सेम रहेगा पर एक 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगर 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा है तो प्रेशर में I बाई सी की जगह क्या हो जाएगा, 2I बाई सी, बाकी तो कोई चेंज हुआ नहीं। तो सिंगल एब्जॉर्ब हो रहा है तो I बाई सी, रिफ्लेक्ट हो रहा है तो 2I बाई सी। अगर बच्चों एंगल पर रिफ्लेक्ट हो, इस तरह से लाइट आए, उस पे गिरे और ऐसे जाए, उस केस में प्रेशर जो है, उस केस में बच्चों प्रेशर आपको याद रखना पड़ेगा। यहां पर अगर थीटा डिग्री है तो प्रेशर आएगा P इज इक्वल्स टू 2I बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी ध्यान रखना, इसमें कॉस स्क्वायर क्यों बना, क्योंकि एक तो लाइट जितने एरिया पे गिर रही है वो एक्चुअली इतने पे आ रही होती है इंटेंसिटी और गिरेगी ज्यादा पर। एक बार तो इंटेंसिटी उसकी वजह से कम होगी और दूसरा ये जब रिफ्लेक्ट करता है तो वहां पर भी कॉस थीटा का टर्म आएगा, क्योंकि अब चेंज इन मोमेंटम सिर्फ एक्स डायरेक्शन का होगा, वाई डायरेक्शन का नहीं होगा। तो यू कैन प्रूव इट योरसेल्फ आल्सो इफ यू हैव द डेडिकेशन एंड टाइम, अदरवाइज यू कैन रिमेंबर इट 2I बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा अगर एंगल पे आता है, कॉस स्क्वायर का याद रखना। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पोर्शन आई वांट टू टेल यू अबाउट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या कहती है कि अगर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, एटम्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव हैं, तो वो एकदम रैंडमली डिक्रीज होने लग जाएंगे। जो अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली स्टेबल कंपोनेंट्स में टूटते रहेंगे टाइम के साथ। और ये प्रोसेस की रेट होती है ना, किसी भी कोई भी प्रोसेस कितना तेजी से हो रही है उसकी रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई माइनस dn बाई dt लिखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है कि टोटल न्यूक्लियाई कितने। मतलब अगर टोटल न्यूक्लियाई 2 लाख 5 लाख है तो हर सेकेंड अगर 200 न्यूक्लियाई डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो अगर वो नंबर आप 2 लाख से कम करके 1 लाख कर दोगे तो हर सेकेंड 100 न्यूक्लियाई डिस्ट्रॉय होंगे। तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बोले या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोले, वो माइनस dn बाई dt किसके प्रोपोर्शनल होगी, खुद नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसको बच्चों डरना नहीं, इसको समझ लेने का। इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के लैम्डा लगा देते हैं, दिस इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। और
इसको अगर हम सॉल्व करें, मतलब n को दूसरी तरफ ले जाएं, t को इधर ले आएं और इंटीग्रेट करें, तो dx बाई x बच्चों पता है ना ln x होता है। लिमिट इनिशियल से फाइनल, ln n माइनस ln n नॉट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t, ln n बाई n नॉट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t। n की वैल्यू आ गई n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। द बेस्ट पार्ट इज आपको बस ये पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, e की पावर का ग्राफ कैसा बनेगा। अगर t को 0 पुट करोगे तो n इज इक्वल्स टू n नॉट, मतलब इनिशियली n की वैल्यू n नॉट थी और टाइम के साथ घटती जाएगी, 0 जाने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। समझ में आया? तो इस पर क्वेश्चन कैसा आता है, ग्राफ आपको दिखाई देता है, इक्वेशन भी प्रेटी इजी है, क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन में ज्यादातर बात करते हैं कि n नॉट से n नॉट बाई 2 जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, इसको बोलते हैं बच्चों हाफ लाइफ। और अगर इसमें टाइम लगा t1 तो समझने की बात यह है कि n नॉट बाई 2 से n नॉट बाई 4 जाने में इसका डबल टाइम लगेगा, मतलब यहां पर टाइम होगा 2t1, यहां से यहां तक t1 और टोटल में 2t1। और n नॉट बाई 4 से n नॉट बाई 8 जाने में फिर से टाइम कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक t1 टाइम लगेगा, मतलब हर बार t1 टाइम में ये हाफ होता रहेगा। और ऐसा हाफ के लिए ही नहीं, अगर पहले t2 टाइम में ये 1/3 हुआ है तो अगले t2 टाइम में 1/9 हो जाएगा। मैं दिखाता हूं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कि रेडियो एक्टिविटी में अगर कोई पूछे कि कितनी देर में कोई पार्टिकल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n नॉट से n नॉट बाई 2 जाएगा, तो आप इस इक्वेशन में जो हमने डिराइव की थी n की जगह n नॉट बाई 2 पुट कर दो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, n नॉट से n नॉट काट लो, 1/2 e की पावर माइनस लैम्डा t 1/2 ले लो दोनों तरफ माइनस लैम्डा टी, ln हाफ यानी माइनस ln2। आंसर आया t हाफ, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितना हो गया ln2 बाई लैम्डा। अगर 1/3 लाइफ निकलवाता तो शायद ln3 बाई लैम्डा आ जाता, 1/4 निकलवाता तो ln4 बाई लैम्डा, पर उसको वो सब पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर क्या है, हाफ लाइफ। तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि अगर n नॉट से n नॉट बाई 2 जाने में t1 टाइम लगा है, हाफ लाइफ लगी है, तो n नॉट बाई 2 से n नॉट बाई 4 भी हाफ ही लगेगा, n नॉट बाई 4 से n नॉट बाई 8 ही उतना ही लगेगा। इस पर तो क्वेश्चन आने से रहा। क्वेश्चन आएगा इस पर कि अगर t2 टाइम में कोई चीज n नॉट कितने 10% डिसइंटीग्रेट हो गई, 10% कम हो गई, तो t2 टाइम बाद वो कितना बचेगा, 0.9 n नॉट। अब सवाल ये है कि अगले t2 टाइम बाद ये कितना बचेगा। अगर तुम्हारे दिमाग में आंसर आता है 0.8 n नॉट तो तुम गलत हो। अगर तुम्हारे दिमाग में आता है कि सर पहले t2 टाइम में 90% बचा, तो अगले t2 टाइम के बाद भी ये 90 का 90% मतलब 81% बचे। समझ में आई बात या नहीं? अगर ये समझ में आ गया तो ये सारा क्वेश्चन ऐसे ही निपटा दोगे तुम, लिटरली ओरली निपटा दोगे तुम इसके सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो जो मैंने बोला सोच लेना। अगर 5 दिन में कोई चीज अपनी 20% कम हो गई, 80 बची, 5 दिन और बाद यानी 10 दिन बाद वो 80 की 20% कम हो जाएगी और 64 बचेगी। आई होप बात समझ में आ गई हो। नेक्स्ट इज एक्सरे। व्हाट आर एक्सरे बच्चों? इसको कूलिज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। कूलिज ट्यूब में किया जाता है। एक तरफ एक कॉइल होती है जिसमें बहुत हीटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, भयंकर हाई करंट दौड़ाते हैं, इतने हीट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन की बाहर निकल आते हैं। निकल के आके यहाँ पे कैपेसिटर प्लेट्स होती हैं जो उनको आगे पुश कर देती है। आगे पुश कर दी हैं तो वो भागते हैं। एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू उनको रन कराया जाता है और रन करा के उनको एक सॉलिड मेटल प्लेट पे टकराया जाता है, टक्कर करवाई जाती है। जब टक्कर करते हैं तो जितनी एनर्जी यहां से यहां तक मिली होती है वो सारी की सारी एनर्जी लूज करते हैं और क्या जनरेट करते हैं, फोटोन। और ये फोटॉन्स जो बहुत हाई एनर्जी के होते हैं तो ये किस रेंज में चले जाते हैं, एक्सरे की रेंज। पूरे एक्सपेरिमेंट में 2-3% ही एक्सरे बनती है, लेकिन जो बनती है वो अलग ही काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को टक्कर मरवाया और एक्सरे बनवाई तो सीधे सीधे हमने किया क्या, E इंटू वी, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस था V, उसको इतनी एनर्जी दी और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं हम, फोटोन की एनर्जी में, यानी hc बाई लैम्डा। लेकिन ये 100% एक ही कोलिजन में सारा का सारा एनर्जी फोटोन में कन्वर्ट नहीं होता बच्चों। इलेक्ट्रॉन टक्कर करता है, उसमें एनर्जी लूज करता है। लूज कैसे करेगा, बाय गिविंग आउट फोटोन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फोटोन जनरेट कर रहे हैं। पिछले से पिछले एक्सपेरिमेंट में फोटॉन्स ने आके इलेक्ट्रॉन्स बनाए।
तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड से आके टकराए, एनर्जी लूज किए और फोटॉन्स जनरेट किए। तो ये जो फोटॉन जनरेट होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन 100 जूल एनर्जी लेके आया है, मतलब क्या अजीब बात कर दी मैंने, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन 100 जूल लेके आया है तो वो सिर्फ 100 जूल का फोटोन नहीं जनरेट करेगा, वो 1 जूल का भी करेगा, 2 जूल का भी करेगा, 3 जूल का भी करेगा, 10 जूल का भी करेगा, 99 जूल का भी करेगा और 100 जूल का भी करेगा। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है वो कोलाइड करके रुक ही जाए, हो सकता है वो हल्का सा टच करके निकल जाए, हो सकता है वो ऑलमोस्ट रुक जाए। All the possible wavelengths will be emitted by the electron, सारी possible wavelength। तो जब हमने इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ बनाया तो सारी पॉसिबल वेवलेंथ पर कुछ ना कुछ इंटेंसिटी आई, लेकिन ये देखा गया कि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी एकदम से बहुत हाई आई, के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा, एल बीटा। और ये जो एकदम से बहुत हाई आ रहा है, ये इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे नहीं डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि यहां पे कौन सा मेटल लिया गया। तो ये तो कंटिन्यूअस एक्सरे बोली जाती है, सभी वेवलेंथ की इंटेंसिटी एक रैंडम उसमें फैली हुई है, ठीक है, कुछ की ज्यादा है कुछ की कम है, लेकिन कहीं कोई अजीब सी चीज नहीं हो रही है, एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें सभी फोटॉन्स बने। लेकिन कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटॉन्स बहुत ज्यादा बने। ऐसा क्यों हो रहा है कि इन वेवलेंथ में कोई स्पेशल चीज हो रही है, कोई स्पेशल इवेंट हो रहा है, जब भी होगा तब यही पर्टिकुलर वेवलेंथ बनेगी। तो वो पर्टिकुलर इवेंट क्या है ये समझो कि ये जो मेटल प्लेट है इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स भी है ऑर्बिट्स में, और उनकी एनर्जी रैंडम नहीं है, अपनी ऑर्बिट के हिसाब से उनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर बाहर से आने वाले किसी इलेक्ट्रॉन ने, कौन से इलेक्ट्रॉन ने, ये जो पागलों की तरह आ रहा था, इसके ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, टक्कर मार के आउट कर दिया, ये इससे आके टकराया और ये वाला इलेक्ट्रॉन भाग गया और अपनी जगह वेकेंट कर गया यहाँ, ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इस ऑर्बिट में, ये भाग गया। ये बाहर से आया इलेक्ट्रॉन, वो इससे टक्कर खाया और ये अलग भाग गया भाई। और ऐसे मत सोचना कि सर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठ जाएगा, अरे ये पागलों की जैसे आ रहा है, टक्कर मारते हुए भागता जाएगा कहीं और, तो इसकी ऑर्बिट खाली हो गई। अब ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन तुरंत अंदर जंप करेगा, और जब ये जंप करेगा तो ये एक फोटोन रिलीज करेगा करस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी डिफरेंस। और ये एनर्जी डिफरेंस एक रैंडम वैल्यू नहीं होगी, कैलकुलेटेड फिक्स्ड वैल्यू होगी। तो अगर इनर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन भाग गया तो हम कैसे नाम दे रखा है हमने, KLMN। के जो है सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिट है, n=1 वाली, ठीक है, ये n=2 वाली। तो अगर सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन भाग गया तो दो पॉसिबिलिटी है, एक्चुअली पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है, लेकिन दो मोस्ट प्रोबेबल चीजें हो सकती है। या तो एक इलेक्ट्रॉन जस्ट आगे वाली शेल से उसमें ऑर्बिट से उसमें जंप कर जाए, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए, या फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए। ये जंप करेगा तो जो फोटोन बनाएगा उसको हम के अल्फा बोलेंगे। एक और बाहर वाले से जंप किया तो ये जो फोटोन रिलीज करेगा इसको हम के बीटा बोलेंगे। बच्चों सोचना, के अल्फा और के बीटा में एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, के बीटा की, तो वेवलेंथ किसकी छोटी होगी, के बीटा की। पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी कौन सा अकरेंस करेगा, के अल्फा, क्योंकि भाई अगली ऑर्बिट से कूद जाएगा फट से। ज्यादा कौन सा इवेंट होगा, के अल्फा वाला, तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है जबकि एनर्जी के बीटा की ज्यादा है। तो ऐसे करके मैं याद रखता था कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट खाली हुई तो 2 से भी कूद सकता है और 3 से भी कूद सकता है। 2 से कूदेगा ज्यादा बार, लेकिन 3 से जो कूदेगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, तो के अल्फा आगे आएगा और ज्यादा इंटेंसिटी का होगा, और के बीटा का ग्राफ पीछे बनेगा और छोटा होगा। ऐसे ही एल अल्फा एल बीटा भी होंगे और कम एनर्जी के होंगे। तो आई होप ये वाला ग्राफ आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इस ग्राफ पर ही क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। उस पर बेस्ड एक मोजलेस लॉ भी होता है, इस पर बेस्ड एक मोजलेस लॉ भी होता है, व्हिच सेज कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ये कहां से आया बच्चों, बोर एटॉमिक मॉडल में hc/लैम्डा पढ़ा था, Re × 1/n1² - 1/n2। और ये भी पढ़ा था कि अगर इसकी जगह हम कुछ और लेते हैं तो यहाँ पे z² का टर्म हो रहा था। पर ये सारा फॉर्मूला सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए था। यहाँ पर एक्सरे में हम हैवी मेटल्स यूज करते हैं, बड़े मेटल्स यूज करते हैं, तो हम जब ये अप्लाई करेंगे तो hν = हमें z के साथ जगह z-b लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में शील्डिंग इफेक्ट आता है। अब इसमें तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी,
पर शील्डिंग इफेक्ट मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक्टिव एटॉमिक नंबर कम हो जाता है। और बाकी सब जो कुछ भी है ये इसको कांस्टेंट ए लिख दी और फिर रूट ले लूं h को इधर भेज के, तो रूट ऑफ न्यू कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट a बाई एच आएगा, उसको भी कांस्टेंट में ले लिया, a इंटू जेड माइनस। तो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। b की वैल्यू आपको 1 लेनी है फॉर k अल्फा लाइन, फॉर k अल्फा एंड k बीटा, ठीक है। और इसकी वैल्यू 7.4 लेनी है फॉर l अल्फा एंड l बीटा लाइन। उससे ज्यादा कुछ होगा तो दिया है, ठीक है। बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी कंपेयर करना, डिवाइड कर करके ए को एलिमिनेट करके क्वेश्चन आते हैं। 2-4 देख लो बस, लास्ट 5 ईयर्स के 10-15 क्वेश्चन रिवाइज कर लो। मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन डेफिनेटली तुमसे सॉल्व। वंस अगेन माय नेम इज अंशुल गुप्ता, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।